Hello friends, I am Jayant, Assistant Professor Commerce, CHL Government College छारा झज्जर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग्स की ऑब्लिगेशंस और कुछ सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया की जनरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं उनकी, और कुछ जो टॉप मोस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की वो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है? एक कॉरपोरेट बॉडी है जो बिजनेस करती है, रेटिंग की सर्विसेज की रेटिंग करने का काम करती है। और ये एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है जिसको रेगुलेट किया जाता है सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999 के तहत। मैंडेटरी है इन एजेंसीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ये एक जस्ट रिकमेंडेशन दे नहीं दे सकते हैं, ऐसा जस्ट ये ओपिनियन देते हैं कि कंपनी या इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी कैसी है, वो खरीदना है, बेचना है, उसको होल्ड करना है। इस तरीके की कोई भी सुझाव क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं दे सकता है। जो भी इश्यूअर के द्वारा जानकारी दी जाती है और जो इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकट्ठी करती है उसके आधार पर ये रेटिंग दी जाती है, और साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बाकी जानकारी भी कंपनी और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देती है। इस टॉपिक या इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है जनरल ऑब्लिगेशंस, कि मेन जनरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। each credit rating agency shall abide by code of conduct given in third schedule। थर्ड शेड्यूल में सेबी के रूल्स में थर्ड शेड्यूल में एक ये दिया गया है कोड ऑफ कंडक्ट जिसको फॉलो करना है उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। सबसे पहला है एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। एग्रीमेंट विद द क्लाइंट में एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक रिटर्न एग्रीमेंट करना है हर एक क्लाइंट के साथ, और उस एग्रीमेंट में कुछ डिटेल्स या कुछ प्रोविजंस दिए जाने ज़रूरी हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर क्लाइंट के साथ एक अलग एग्रीमेंट किया जाएगा रिटर्न में, जिसमें सबसे पहली चीज़ होगी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी डिफाइंड। यानी हाँ, दोनों जो भी पार्टी हैं उस एग्रीमेंट में उनके क्या अधिकार हैं और क्या उनकी लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में पूरे तरीके से पूर्ण रूप से उसका वर्णन करना होगा। फीस जो चार्ज की जाएगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उसके बारे में बताया जाएगा। क्लाइंट को एग्री करना होगा पीरियोडिक रिव्यू के लिए। सिर्फ एक बार रेटिंग नहीं होती है, बार बार लगातार एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रिव्यू के लिए उसको मानना होगा कि जितना भी टाइम टेन्योर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का या उसकी रेटिंग के लिए, उसे टाइम टू टाइम अपना रिव्यू करवाते रहना होगा। क्लाइंट कॉपरेट भी करने का लिए मानेगा, उसे एग्री करना होगा कि वो अपनी पूरा पूरा कॉपरेट करेगा, सहयोग देगा, ताकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें एंड मेंटेन अ ट्रू एंड एक्यूरेट रेटिंग ऑफ क्लाइंट। और एक ट्रू और एक्यूरेट यानी सही और सच्ची रेटिंग तक वो पहुंच पाएं और उसको मेंटेन कर पाएं। साथ ही साथ shall in particular provide to the latter true, adequate and timely information for the purpose। यानी जो क्लाइंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ट्रू और एडिक्वेट और सही समय पर सारी जानकारी दे ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल डिस्क्लोज टू द क्लाइंट, उसको सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी सिक्योरिटीज के बारे में थ्रू रेगुलर मेथड्स, जो भी उसके सही प्रॉपर मेथड्स हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो उसमें ज़रूरी डिस्क्लोजर्स देने हैं वो देने होंगे। टाइम टू टाइम उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते रहनी होंगी। अगर कोई बदलाव किया जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है, तो उसके बारे में भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बताना होगा। एटलीस्ट 2 डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी होगी अगर डेट सिक्योरिटीज के साइज का अमाउंट 100 करोड़ या 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। उसके अलावा
सेकंड है आपका कोड ऑफ कंडक्ट में मॉनिटरिंग ऑफ रेटिंग। मॉनिटरिंग ऑफ रेटिंग में क्या है कि एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को समय पर लाइफ टाइम ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज रिलेटेड की जा रही हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करवाना जरूरी है। लगातार उसका मॉनिटरिंग होना जरूरी है, तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद every credit rating agency shall disseminate information regarding newly assigned ratings। अगर कोई भी नई रेटिंग असाइन की जा रही हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। एंड चेंजेस इन द अर्लियर रेटिंग, अगर कोई पुरानी रेटिंग्स में कोई चेंजेस किए जा रहे हैं वो भी प्रॉम्प्टली यानी तुरंत उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के या वेबसाइट्स के माध्यम से वो जानकारी पब्लिकली डाली जाएगी और उनको सबको बताया जाएगा, ताकि जो भी उसके संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को जानकारी मिल पाए और वो उस सारी जानकारी के बेसिस पर सही तरीके से डिसीजन ले सकें। साथ ही साथ जो भी कंसर्न रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी, और भी कोई अदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर वो सिक्योरिटी लिस्टेड है, उसमें सभी जगह पर ये सारी जानकारी देनी जरूरी है। प्रोसीजर फॉर रिव्यू ऑफ रेटिंग, नेक्स्ट पॉइंट कि रिव्यू ऑफ रेटिंग करने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला कि पीरियोडिक रिव्यूज किए जाएंगे सभी के सभी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समय और पीरियोडिक तौर पर रेगुलरली किया जाएगा। अगर क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ सहयोग नहीं दे रहा है, उसकी मदद नहीं कर रहा है, उसके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन 15 ऑफ द के तहत अगर जो ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जो भी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पर वो रेटिंग दे देगा और वो इस चीज को बताएगा कि मेरे साथ कॉपरेशन में या ये सहयोग नहीं किया गया था, जो मेरे पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उस सूचना के आधार पर मैंने ये रेटिंग दी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को विड्रॉ नहीं करना है जब तक कि कंपनी सिक्योरिटी या तो बंद कर दें या उसका अमेलगमेशन हो जाए या वो किसी और के साथ मर्ज ना हो जाए, तभी तक उस सिक्योरिटी की रेटिंग की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। नेक्स्ट है इंटरनल प्रोसीजर्स टू बी फ्रेम्ड। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स अपनाने होंगे ताकि जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि जो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इट्स एम्प्लॉयज, कि जो उनके खुद के एम्प्लॉय हैं अगर वो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज की जो क्लाइंट्स की है, यानी मान लीजिए किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कर रहे हैं, सपोज टाटा स्टील की रेटिंग कर रहे हैं, टाटा स्टील के शेयर्स खरीदने अगर लग गए उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के खुद ही के एम्प्लॉयज, तो वो सही नहीं होगा क्योंकि उनके पास जानकारी ज्यादा है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992, सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे ये कुछ ऐसे लॉ हैं जो आपको कहते हैं कि अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के खुद के एम्प्लॉय हैं और आप उस सिक्योरिटी की ट्रेडिंग की और उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, उनकी रेटिंग दे रहे हैं, तो आप ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ रेटिंग डेफिनेशंस। एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी shall make public the definitions of concerned ratings along with the symbol। जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं जो वो मानते हैं क्रेडिट रेटिंग की, उस डेफिनेशन को उन्हें एक्सप्लेन करना होगा और उसके सिंबल यानी उसका क्या मतलब है, क्या वो है, वो सारी जानकारी उन्हें देनी होगी। साथ ही साथ shall also state the ratings do not constitute recommendations to buy, hold or sell। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्हें ये ध्यान देना होगा कि उन
रिकमेंडेशन ना दिए जाएं उन रेटिंग्स में कहीं पे भी खरीदने, बेचने या उसको होल्ड करने का। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जनरल पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी होगी, ताकि जो भी कोई भी जो एनालिसिस है, किन फैक्टर्स के बेसिस पर ये रेटिंग दी गई है, उसका क्या रैशनल है, यानी वो उसका क्या मतलब है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, किस बेसिस पर ये रेटिंग ली जा सकती है, क्या क्या उनके फैक्टर्स होंगे, आप अपने क्रेडिट रेटिंग को कैसे सुधार सकते हैं। ये जो सारी जानकारियां हैं, ये पब्लिक डोमेन पर रहेंगी और ये डिस्क्लोजर के तौर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को टाइम टू टाइम पब्लिश भी करनी होंगी और देनी भी होंगी, ताकि जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये जानकारी हो सके, और वो कंपनीज भी जो क्रेडिट रेटिंग करवा रहे हैं वो भी ये जान सकें कि हम किस तरीके से अपनी क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के द्वारा यानी सेबी के द्वारा मांगी जाती है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सभी के सभी जानकारी देनी होंगी, और जो भी पर्पस है उस रेगुलेशन के, रिपोर्ट है कोई भी, ये सभी की सभी जानकारी उसको फर्निश करनी जरूरी है विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जितनी भी अवधि दी गई है, समय दिया गया है, उस समय के अंदर अंदर वो रिपोर्ट दे देनी होगी। अगर कोई अगर मान लीजिए कोई पीरियड का जिक्र नहीं किया गया है, तो उनको अपने हिसाब से जो समय ठीक लगता है, जो रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं है कि वो कई कई महीने उनको रखे रहेंगे या उन कई कई महीने तक उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो जो रीजनेबल टाइम के हिसाब से जो ठीक लगता है वो उनको करना होगा। सेकेंड पॉइंट है एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शेल एट द क्लोज ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने पर furnish the board copies of its balance sheet and P&L account। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट की कॉपीज उनको जमा करनी होगी हर अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद। तो यही इससे इंश्योर किया जाता है कि सारी चीजें, जो एक्टिविटीज, जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, वो सही तरीके से प्रॉपर ट्रू एंड फेयर पोजीशन के हिसाब से की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्लायंस टू इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द बोर्ड। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्योंकि सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन की गई है, सेबी और जो बोर्ड का काम यही होता है टाइम टू टाइम डिफरेंट मैटर्स पर गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स, सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देना। तो जो भी वो जानकारी, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको मानने की जिम्मेदारी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की होगी। तो प्रॉपर प्यो प्रो सही तरीके से कंप्लायंस करना उन्हें जरूरी होगा। इसी के लिए कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी मॉनिटरिंग करने की और ये इंश्योर करने की जो एक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, इन सभी के जो भी बोर्ड या केंद्र सरकार के द्वारा इशू किए जा रहे हैं, क्या उनकी पालना की जा रही है या नहीं। अगर कंप्लायंस ऑफिसर को ये कभी लगता है कि इन रूल्स, इन गाइडलाइंस की अवमानना की जा रही है या ये फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप अलग तरीके से तुरंत उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा नॉन कंप्लायंस के लिए, कि ऐसे ऐसे ये रूल्स तोड़े जा रहे हैं या इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी भी कंप्लायंस ऑफिसर की रहेगी। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कम से कम 5 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन भी करने हैं, बनाकर भी रखने हैं और अपने पास भी रखने हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला है कॉपी ऑफ इट्स बैलेंस शीट। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एक कॉपी बैलेंस शीट की बनानी जरूरी है, रखनी जरूरी है। साथ ही साथ P&L अकाउंट की भी एक कॉपी लगेगी।
ऑडिटर्स रिपोर्ट की, हर अकाउंटिंग पीरियड की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है, उस ऑडिटिंग रिपोर्ट को भी उसकी कॉपी लगाई जाएगी। एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद ईच क्लाइंट, हर क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उस एग्रीमेंट की एक कॉपी। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ईच ऑफ द क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट के द्वारा जानकारी या इंफॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है वो सारी की सारी जानकारी भी रिकॉर्ड्स के तौर पर मेंटेन करी जानी जरूरी है। कॉरस्पॉन्डेंस विद ईच क्लाइंट, जो भी क्लाइंट के साथ कोई भी लेटर या कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो भी प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, जानकारी लेन देन हो रहा है, यानी जो भी पत्राचार किया जा रहा है, उस सारी की सारी जानकारी, उसका रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाना जरूरी है। और यहाँ पर भी वही 5 साल से रिलेटेड रेटिंग्स असाइंड टू वेरियस सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन एंड डाउनग्रेडेशन, किसी भी सिक्योरिटी की जो रेटिंग की जाती है उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है या डाउनग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी उसमें कोई सुधार है या उसकी जो रेटिंग है वो गिरा दी गई है, वो सारी की सारी जो जानकारी है, वो जो डिटेल है उसके बारे में किस आधार पे वो किया जा रहा है, ये सारी जानकारी उन्हें रखनी जरूरी है। उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग नोट्स जो किए जाते हैं कमेटी के द्वारा, रेटिंग कमेटी बनाई जाती है जिसका काम होता है कि वो इन नोट्स को करे, तो उन नोट्स के रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं। और साथ ही साथ कोई भी जो डिसीजन लिए जाते हैं कमेटी के द्वारा, रेटिंग कमेटी के द्वारा, वो डिसीजंस की भी पूरी जानकारी उनको होगी। जनरल ऑब्लिगेशंस में नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको दी गई है क्लाइंट के द्वारा, वो जानकारी वो किसी और अन्य व्यक्ति को या किसी और पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हालांकि अगर कोई ज़रूरी होता है या उस समय कोई ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या मांग रही है, कोर्ट मांग रहा है, तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे उस किसी भी जानकारी को पब्लिक डोमेन पर डालने के लिए वो बातें नहीं है, यानी उनको वो डालना नहीं है। साथ ही साथ कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो सिक्योरिटीज है वो किस तरीके से, कोई भी सिक्योरिटी अगर प्रमोटर के द्वारा इशू की जा रही है तो आप उसकी क्रेडिट रेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्रोमोटर्स, उनके डायरेक्टर्स के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी इशू ना की जा रही हो। इशू की जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इशू की गई सिक्योरिटीज की रेटिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर कोई प्रमोटर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो ऐसे में उसका चेयरमैन, डायरेक्टर या एम्प्लॉयज, जो रिपोर्ट रेटिंग कमेटी बनाई गई है उसका चेयरमैन, डायरेक्टर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। यानी कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अगर है तो भी ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी डायरेक्टर या इवन कोई भी एम्प्लॉय भी वो से ना हो। ये कुछ थी आपके जनरल ऑब्लिगेशंस। तो जनरल ऑब्लिगेशंस में यही बताया जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरीके से उसको काम करना है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सारा का सारा काम है ट्रस्ट का। वो आपके या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये ज़रूरी है ये सुनिश्चित करना कि जो भी आपकी रेटिंग दी जा रही है वो प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर चैनल के थ्रू दी जा रही हो, क्योंकि अगर वहां पर कोई भी लापरवाही होती है तो उसका असर सभी के सभी इंस्टीट्यूशन के सभी स्टेक होल्डर्स पर पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन है वीडियो का क्रेडिट रेटिंग इन एजेंसीज इन इंडिया। इस वीडियो में हम मेजर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कवर करने जा रहे हैं जो इंडिया में टॉप रहती हैं। हालांकि बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत इनका एक्लामेशन है, इंटरनेशनल पे इनका नाम है।
बहुत सारे इनके कंट्रीज में इनकी खुद की यूनिट्स हैं, खुद की कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल ग्लोबली काम कर रही हैं। तो उसमें सबसे पहला है क्रिसिल। क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल जनवरी 1988 में सेटअप की गई थी, जो आईसीआईसीआई, यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेटअप की गई थी। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये क्रिसिल, जो ऑपरेट करती है सेक्टोरल स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पर। इकलौती ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सेक्टोरल यानी सेक्टर की स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर क्रेडिट रेटिंग देती है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर जैसे सिक्योरिटीज की रेटिंग देना। क्रिसिल का रेटिंग सिस्टम है ये कि डिबेंचर रेटिंग एग्जांपल के तौर पर ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब है हाईएस्ट सेफ्टी, यानी अगर वो किसी भी डिबेंचर की रेटिंग में ट्रिपल ए दे देते हैं तो यह मतलब ये है कि आप वहां पर बिल्कुल सेफली डील कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई रिस्क उसमें शामिल नहीं है। ऑल्दो रिस्क तो रहेगा, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा है। डबल ए हाई सेफ्टी की सेफ्टी तो है, लेकिन ट्रिपल ए के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हाई है। सिंगल ए में वही आपका एडिक्वेट हो जाता है सेफ्टी, ट्रिपल बी में इन मॉडरेट सेफ्टी है, डबल बी में इनएडिक्वेट, और बी सी डी में हाई रिस्क, और डी में सी और डी में जाके तो डिफॉल्ट कि वो दिवालिया हो गया या होने वाला है। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो क्रिसिल ने ये दिए हैं, ये डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर दिए जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने शुरू में पिछले पहले किया था कि एनालिसिस क्या क्या किए जाते हैं, कौन कौन सी जानकारी दी जाती है, वो सारी जानकारी के बेसिस पर ये क्रेडिट रेटिंग तय की जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट रेटिंग्स में भी यही है, हाईएस्ट सेफ्टी एफ ट्रिपल ए, डबल ए आपका हाई सेफ्टी है, और जो एडिक्वेट सेफ्टी है वो आपका सिंगल एफ ए है। तो ये कुछ आपकी क्रिसिल की रेटिंग सिस्टम थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इकरा। इकरा है आपका, ये एक मूडीज मूडी बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग या कंपनी है, उसका उस पे कोलैबोरेशन में ये काम करता है। इकरा जो पहले इसका फुल फॉर्म था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो अब इकरा के नाम से ही फेमस है या इकरा के नाम से जाना जाता है। 1991 में सेट किया गया था लीडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के द्वारा। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर पर यह स्थापित किया गया है। सर्विसेज जो है इकरा की, उसका मकसद है कि इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या क्रेडिटर्स को, साथ ही साथ एनहांस करना कि जो बोरोवर्स हैं या जो आपके इशूअर्स हैं उनकी एबिलिटी को, ताकि वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को एसेस कर सकें और वो लार्जर वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज को ज़्यादा आसानी से पता कर पाएँ। क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो लोग उस पर विश्वास करेंगे और पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ जिसका क्रेडिट रेटिंग नहीं किया गया है, तो वहाँ पर लोगों को रिस्क ज़्यादा लगेगा और वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंगली या वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचना चाहेंगे। उसके बाद है आपका असिस्ट द रेगुलेटर्स इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। जो फाइनेंशियल मार्केट्स में पारदर्शिता की जो हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ ना हो, फ्रॉड या कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उनकी मदद करते हैं रेगुलेटर्स की।
इंटरमीडियरीज को एक टूल प्रोवाइड करते हैं ये इम्प्रूव एफिशिएंसी के तौर पर, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया वो होता है। तो फंड रेजिंग प्रोसेस जो है उसमें किस तरीके से एफिशिएंसी लाई जा सकती है, किस तरीके से सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मिशन स्टेटमेंट है ये आपका इकरा का, जिसमें ये कहता है कि सर्विंग आवर कस्टमर्स with high standards of integrity, intellectual rigor and independence। तो मिशन स्टेटमेंट में ये इसके मेजर तीन चीजें हैं ये। उसके अलावा दूसरे में कहता है वो क्रिएटिंग अ स्टिमुलेटिंग inclusive and transparent environment for our employees। एम्प्लॉयज़ की बात करती गई है यहाँ पर कि उनके लिए इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। मेंटेनिंग हाई ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स with sound governance practices and being socially responsible। तो ये भी कहा गया है कि ये इसका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डिसीजन है, जो भी रेटिंग दी जा रही हैं वो एथिकली सही हो, स्टैंडर्ड्स के तहत हो और साउंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही है। तो ये आपका इकरा था। नेक्स्ट है केयर रेटिंग्स। केयर रेटिंग्स प्रोफेशनल रिस्क ओपिनियन, ये इसका पंच लाइन है। तो केयर रेटिंग्स जो हैं वो आपकी अप्रैल 1993 में ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे और अब 2020 में डाटा के हिसाब से ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जिसने 141 लाख करोड़ वॉल्यूम ऑफ डेट का लगभग अब तक रेटिंग वो कर चुके हैं। इसका विजन जो है, यानी जो ये आज से लंबे कुछ सालों बाद ये जो कहता है वो मानता है, वो ये कहता है कि हम एक रिस्पेक्टेड कंपनी के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं दैट प्रोवाइड्स बेस्ट इन इट्स फील्ड, जो अपनी फील्ड में बेस्ट देना चाहता है और क्वालिटी एंड वैल्यू सर्विसेज देना चाहता है। तो ये कुछ आपकी मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी इंडिया की, और बाकी जानकारी के लिए आप सजेस्टेड रेटिंग्स भी देख सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या जनरल ऑब्लिगेशंस हैं, किस तरीके से उनको, किन किन नियमों का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कुछ ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और थैंक यू।